सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम की क्या उपयोगिताएं हैं फार्मास्यूटिकल शोध में। तो जैसा कि पिछले वीडियो में जिसमें कि बीसीएस क्लासिफिकेशन का जो मैंने इंट्रोडक्शन बताया था, उसमें बताया था कि बीसीएस क्लासिफिकेशन 4 क्लासेस में वर्गीकृत होता है सॉल्युबिलिटी और परमेबिलिटी के आधार पर। तो इसी आधार पर बीसीएस क्लासिफिकेशन का भी जो एप्लीकेशन है, इस क्लासिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए क्या फार्मास्यूटिकल अप्रोच लगानी है हर क्लास के ऊपर, वही एक एक क्लास करके हम इस वीडियो में देख रहे हैं। तो दवाओं की पहली क्लास की श्रेणी जिसमें कि परमेबिलिटी भी हाई है और सॉल्युबिलिटी भी हाई है, तो बेसिकली इस क्लास में कोई भी समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आसानी से ही दोनों ही जो बैरियर है अचीव किए जा सकते हैं। लेकिन चूंकि हाई है दोनों चीजें, तो इसको रोकना थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि जैसा आपने पढ़े होंगे अपने कोर्स करिकुलम में कि एक रेसिडेंस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, कि मतलब दवा जो है वो शरीर में एक पर्याप्त समय बिताए। तो अगर मान लीजिए सॉल्युबिलिटी परमेबिलिटी बहुत हाई हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली जो हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है वो उसको एक्सक्रीट करेगा, जल्दी ही उसको रिलीज करेगा, तो साइट ऑफ एक्शन पर जितना टाइम उसे बिताना है वो नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए दो वर्ड्स फार्मेसी में बहुत ही पॉपुलर हैं, एक है फार्माकोकाइनेटिक और दूसरा है फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोकाइनेटिक का मतलब है जब दवा हमारे शरीर में जाती है तो उसके डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन, एब्जॉर्प्शन, जो एडीएमई जो पाथ है वो कितने समय में पूरा हो रहा है, मतलब दवा शरीर के प्रति कैसा परफॉर्म कर रही है। और दूसरा जो फार्माकोडायनेमिक है, उसका मतलब ये है कि जो शरीर है वो दवा के सामने कैसा अपना एक्शन दिखा रहा है। इसको एग्जांपल से समझेंगे, जैसे कोई अगर बीपी का मरीज है तो उसने दवा खाई, तो दवा ने अपना एक्शन साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच गई, दैट इज फार्माकोकाइनेटिक। कितनी देर में उसका जो ब्लड प्रेशर है नॉर्मल हो रहा है, हाइपरटेंशन का मरीज है, नॉर्मल कितना देर में हो रहा है। तो जो हमने बीपी मीटर दवा खाने के बाद जो ब्लड प्रेशर जो मॉनिटरिंग है, जो टूल है, इंस्ट्रूमेंट है, उसके जरिए उसका बीपी नापा और हमने देखा कि ब्लड प्रेशर लो हो गया, तो लो हो गया, दैट इज फार्माकोडायनेमिक। तो इस क्लास के अंतर्गत जितनी भी आने वाली ड्रग्स हैं, उसमें जो थेरापेटिक प्रोफाइल है उसको एक टारगेट प्रोफाइल के जरिए हम करेंगे। मतलब सब कुछ फास्ट नहीं होना चाहिए। फास्ट नहीं मतलब ये कि इस तरह की जो टैबलेट हैं, गोलियां हैं, उस पर कोटिंग करेंगे ताकि वो धीरे धीरे रिलीज भी हो और समय से अपना समय बिताते हुए शरीर में आगे बढ़े। जो दूसरा पॉइंट है फॉर्मुलेशन अप्रोचेस, जो कंट्रोल ऑफ रिलीज है, जो हम अभी जैसा कि मैंने कहा कि रिलीज को कंट्रोल करना, वो कोटिंग के अलावा कुछ फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज में मॉडिफिकेशन करके भी हासिल किया जा सकता है। कुल मिलाकर के बात इतनी सी है कि डोजेज फॉर्म में से ड्रग अपने सीमित समय अवधि से ही रिलीज हो और साइट ऑफ एक्शन पर सही समय सही मात्रा में धीरे धीरे पहुंचे और एक जो सफिशिएंट टाइम है वो शरीर में बिताए। जो दूसरी क्लास है दैट इज क्लास 2, परमेबिलिटी का कोई इश्यू नहीं है, पर सॉल्युबिलिटी के साथ समस्याएं हैं। तो इस पे तो बड़ी ही सीधी सीधी बात है कि हमें जो डोजेज फॉर्म है उसमें ऐसी खूबियां प्रदान करनी है, उसमें फार्मास्यूटिक्स की ऐसी अप्रोचेस लगानी है जिससे कि ये सॉल्युबिलिटी की समस्या खत्म हो जाए। तो सॉल्युबिलिटी को दूर करने के लिए आज की तारीख में बहुत सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैं जो कन्वेंशनल को पीछे छोड़ते हुए आज की डेट में काफी मॉडर्न है। वो इस समय आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहली है माइक्रोनाइजेशन, देन सरफेक्टेंट्स, फॉर्मुलेशन एज इमल्शन एंड माइक्रो इमल्शन सिस्टम, कॉम्प्लेक्शन सिस्टम। बाकी मेन ये समझे, माइक्रोनाइजेशन का मतलब ये हुआ कि जो ड्रग है उसको जितना हम फाइन, मतलब उसका जो पार्टिकल साइज है जितना कम करेंगे उतना सरफेस एरिया बढ़ेगा, और जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी उतनी फास्ट हो जाएगी, बिकॉज लार्जर सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी। ये एक अंडरस्टूड सी बात है। जैसे कि एक सब्जी आप अगर बना रहे हैं, उसमें आप एक नमक का डिगलर डाल देंगे, तो वो नमक का डिगला उस सब्जी में या फिर एक गिलास पानी में जो घुलने में जो समय लेगा वो 5-10 गुना ज्यादा होगा उसके जो नमक का पाउडर हम कर लेंगे। तो पाउडर का मतलब क्या हुआ कि हमने पाउडर उसको चूरा बना दिया, तो वो डिगला जो है फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया, ऑटोमेटिकली उसका सरफेस एरिया बढ़ गया, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, तो हमने आसानी से उसे इस्तेमाल कर लिया। तो दैट इज, इस बड़ी चीज को छोटा करना साइज का, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोनाइजेशन। सरफेक्टेंट के बारे में आप सभी जानते हैं कि सरफेक्टेंट डेफिनेटली जो लिपिड और एक्वस, नॉन एक्वस जो चीजें हैं उनके बीच का एक ब्रिज है,
उन दोनों को मिलाने की कोशिश करता है तो शरीर में सर्फेक्टेंट बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि हमारा शरीर पानी और लिपिडिक नेचर दोनों कैरेक्टरिस्टिक से बना हुआ है। तो हमें हाइड्रोफिलिसिटी भी चाहिए घुलने के लिए, लिपोफिलिसिटी चाहिए एब्जॉर्प्शन के लिए। तो एडिशन ऑफ सर्फेक्टेंट इनटू द फॉर्मुलेशन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद आता है फॉर्मुलेशन एज इमल्शन एंड माइक्रो इमल्शन सिस्टम। इसका मतलब यह है कि ओरल डोजेज फॉर्म में जहां पर सॉलिड ओरल्स के ऊपर काम नहीं हो पा रहा है, तो उनको अगर हम लिक्विड फॉर्म में करेंगे तो सर्फेक्टेंट्स और साथ ही साथ जो ऑयल पार्ट होगा इमल्शंस का, माइक्रो इमल्शंस का, वो उसको बहुत इजीली पास करा देगा, एब्सॉर्ब करा देगा। मतलब यहां पर भी कुल मिलाकर के सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने का मुद्दा है। कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट साइक्लोडेक्स्ट्रिन्स भी एक बहुत अच्छा टूल होता है, क्योंकि साइक्लोडेक्स्ट्रिन एक किस्म की थैली जैसे होते हैं जिसके अंदर ड्रग को लोड किया जा सकता है, और अगर वो सॉल्युबल नहीं हो पा रही है तो भी उसमें एक्वेसिटी को प्रदान किया जा सकता है। इस श्रेणी में आगे जो क्लास 3 है उसमें सॉल्युबिलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम है परमेबिलिटी की। मतलब जो ड्रग है बड़ी आसानी से घुल जाएगी, पर जितने भी बैरियर्स हैं, जैसे जीआईटी बैरियर है, सेलुलर मेम्ब्रेन एपिथेलियम बैरियर है, सेल मेम्ब्रेन बैरियर है, ब्लड ब्रेन बैरियर है, जितने भी बैरिकेड्स हैं उसको परमेट करते हुए पार नहीं कर पाएगी। तो परमेबिलिटी कराने के लिए जैसे सॉल्युबिलिटी में हमने जितनी उसकी जो टेक्नोलॉजी फार्मास्यूटिक अप्रोच लगाई थी, वैसे ही अप्रोचेस ऑफ परमेबिलिटी को बढ़ाने के लिए उसमें लिपोफिलिसिटी प्रदान करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले एब्सोल्यूट और रीजनल परमेबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है। एब्सोल्यूट का मतलब ये और रीजनल का मतलब ये होता है कि एब्सोल्यूट इन द सेंस कि ऐसे बैरिकेड्स जहां पर पे उतना सरफेस एरिया का इशू नहीं है, और रीजनल का मतलब इनटू द सेल्स। तो परमेबिलिटी जो बैरियर है वो अलग अलग किस्म के हैं, लेकिन जहां पे लिपोफिलिसिटी प्रदान करने की बात है तो उसके लिए पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स जो होते हैं क्लास 3 की उसमें जो ड्रग है उनको अटैच करके हम ड्रग के डोजेज फॉर्म में उसमें लिपोफिलिसिटी प्रदान कर सकते हैं, जिसकी तरफ से वो आसानी से पार हो जाएगी। क्लास 4 की श्रेणी जो है वो एक ऐसी श्रेणी है जो कि हार्डली मार्केट में रीच होती है। तो ये वाली जो पर्टिकुलर क्लास है इसमें मैं सरल शब्दों में कहूं तो ये क्लास में आने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मार्केट तक पहुंचते ही नहीं है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी और परमेबिलिटी जब दोनों में ही समस्या हो तो उसको इम्प्रोवाइज कर पाना फॉर्मुलेटर्स के लिए बहुत बड़ी चैलेंज होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों को इम्प्रोवाइज करने के लिए बहुत सारे केमिकल्स एक्सिपिएंट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और साथ ही साथ एक्सिपिएंट्स और केमिकल्स का अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। मतलब आप जो स्क्रीन के ऊपर लिटरेचर जो कंटेंट इंग्लिश में देख रहे हैं मैं उसको बड़े सरल शब्दों में हिंदी में बता रहा हूं। मतलब ऐसी श्रेणी दवाओं की जो कि एब्जॉर्प्शन में भी दिक्कत देंगी, घुलने में भी दिक्कत देंगी। तो ये जो है ये फॉर्मुलेटर्स के चॉइस की नहीं होती हैं। इनको पैरेंटल रूट से अगर मान लीजिए एडमिनिस्टर करें, मतलब ओरल में तो सॉल्युबिलिटी की दिक्कत आ जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अगर इनको पैरेंटल रूट से एडमिनिस्टर करेंगे तो भी परमेबिलिटी का चैलेंज है, तो भी उसको इंटरसेलुलर इंट्रासेलुलर के थ्रू पास होना पड़ेगा साइट ऑफ एक्शन पे जाने के लिए, जो कि काफी एक मुश्किल चैलेंज है। साथ ही साथ कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जहां पर काफी पोटेंट ड्रग है, मतलब वो काफी मतलब इसमें काफी थेरापेटिक एक्टिविटी है और एकमात्र सॉल्यूशन है। तो ऐसे में फिर उनके ऊपर वर्कआउट किया जाता है कुछ नई टेक्निक के साथ, जिसका एक मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे पार्किंसन डिजीज के लिए डोपामीन एक बहुत कारगर मॉलिक्यूल है, और चूंकि सीएनएस से रिलेटेड ये थेरापेटिक ड्रग है तो इसमें हम किसी ज्यादा मॉलिक्यूल्स को ट्राई भी नहीं कर सकते। तो उसमें क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट अप्रोच लगा करके उसको लीवोडोपा में कन्वर्ट करते हैं। तो डोपामीन जो है वो क्लास 4 की ड्रग है जिसमें परमेबिलिटी सॉल्युबिलिटी सारे इश्यूज हैं, तो उसमें चॉइस करना पड़ता है। तो ये कुछ रेयर एग्जांपल्स हैं, बाकी मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग्स जो हैं उनको अवॉइड ही किया जाता है। फिर जो नई टर्म है दैट इज द बायो वेवर। ये बीसीएस क्लासिफिकेशन में एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसलिए मैंने इसको अपने इस प्रेजेंटेशन में इंक्लूड किया, इस वीडियो में इंक्लूड किया है। सबसे पहले तो उस वर्ड का मतलब समझ लें। बायो का मतलब बायोलॉजिकल रहेगा, जो जैविक से संबंधित है, और वेवर का मतलब होता है शुद्ध हिंदी में त्याग, बलिदान, सेक्रीफाइस, व्हाटएवर वी कैन से। तो इस शब्द का मतलब ये हुआ कि जो भी फार्मास्यूटिकल और बायोफार्मास्यूटिकल अप्रोच लगा करके ड्रग को इम्प्रोवाइज किया गया है ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सके बॉडी के अंदर,
तो बॉडी के अंदर वो कैसा परफॉर्म कर रही है, उसके लिए एक जांच परीक्षण की प्रक्रिया होती है जिसे हम इन वाइवो स्टडीज बोलते हैं। मतलब जो भी जांच परीक्षण शरीर के अंदर होगी ह्यूमंस के, उसको इन वाइवो बोलते हैं। लेकिन इसमें ह्यूमंस की बॉडी और उनकी जान का भी बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इसी के लिए आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है सारे प्रयास और कोशिश की जाते हैं कि ये सारी चीजें इन विट्रो की जा सके। इन विट्रो का मतलब शरीर के बाहर। जैसे आपने अपनी लेबोरेटरी में डिसोल्यूशन अपरेटस देखा होगा, तो हम ड्रग की घुलनशीलता को आंकते हैं और उसको जो इंस्ट्रूमेंट है उसको ऐसा बनाया गया है कि वो हमारे जो जीआईटी है उससे बिल्कुल मेल खाता है, हमारे शरीर के तापमान से बिल्कुल मेल खाता है। उसमें सारी चीजें पीएच जो मीडिया है सब कुछ वैसा ही है। तो हमें जो इन विट्रो डिसोल्यूशन से जो रिजल्ट प्राप्त होते हैं वैसा ही हम इमेजिन करते हैं कि इन वाइवो में होंगे, जिसे इन विट्रो इन विवो कोरिलेशन स्टडीज बोलते हैं। तो बायोवीवर का मतलब ये हुआ कि ऐसी तकनीक, ऐसा जो टूल जिससे कि ह्यूमन बायो इक्विवेलेंस स्टडीज यानी ह्यूमंस के ऊपर जो ट्रायल है उससे बचा जा सके जितना हो सके, ताकि कम से कम जान माल का हानि से हम बच सकें। साथ ही साथ सॉल्युबिलिटी और परमेबिलिटी क्राइटेरिया जो है उनको परफॉर्म करने के बाद हम एग्जैक्टली मैच करते हैं, जैसा कि मैंने भी बताया। और जैसे बायो इक्विवेलेंस होती है, इक्विवेलेंस मतलब समानता, तो अगर वो क्राइटेरिया मीट हो जाता है तो काफी हद तक बायोवीवर मदद करता है इन वाइवो स्टडीज से बचने के लिए। और सॉल्युबिलिटी और परमेबिलिटी का जो यहाँ पे डिसोल्यूशन की बात हो रही है, जैसे डिसोल्यूशन प्रोफाइल की बात हो रही है, वो इसलिए क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि बीसीएस क्लासिफिकेशन में दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, परमेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी। इसलिए बायोवीवर का जो स्टडीज है काफी इंपॉर्टेंट है। बायोवीवर की जो बायो इक्विवेलेंस के लिए स्टडीज की जाएंगी उसमें 3 पैरामीटर्स को बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वो है डोजेज फार्मास्यूटिकल, जो डोजेज फॉर्म्स हैं उसको हम चेक करेंगे। सेकेंडली बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन से कौन सी ड्रग है उसको लिया गया वो देखेंगे। और थर्ड ये कि हाईएस्ट स्ट्रेंथ जो डोज है उसको भी हमें टेस्ट करना होगा। हाईएस्ट डोज इसीलिए क्योंकि इन वाइवो स्टडीज में डोज का बहुत इंपॉर्टेंट है। इन विट्रो तो आप कोई भी पर्टिकुलर डोज के ऊपर टेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन इन वाइवो स्टडीज में डोज का इसलिए इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है बिकॉज जो डोज फिक्सेशन है वो होता ही इस बेस पर है कि कितनी लिमिट के ऊपर वो साइड इफेक्ट दिखाना शुरू कर रही है। जिस पॉइंट पे वो दिखाना शुरू करती है वही उसकी हाईएस्ट डोज होती है और उसी से वो मार्केट में मिलती है। उदाहरण के तौर पर मतलब आपने देखा होगा कि बहुत सारी ड्रग्स 500 मिलीग्राम के ऊपर नहीं आती हैं, 200 मिलीग्राम के ऊपर नहीं आती, बहुत सारी ऐसी होती हैं जो 2 मिलीग्राम के ऊपर नहीं आती हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? कोई एंटीबायोटिक आपने देखी होगी 500 मिलीग्राम है, ऐसा क्यों नहीं है कि 1000 मिलीग्राम है, 1 ग्राम है या 2 ग्राम है? क्यों? क्योंकि वो 500 मिलीग्राम उसकी आखिरी लीथल डोज है और ये तभी पता चला जब उसकी हाईएस्ट डोज को इन वाइवो चेक किया जा सका। बायोवेवर जो बीसीएस बायोवेवर है, अभी आपने जान गए होंगे कि बायोवेवर क्या है। तो बीसीएस बायोवेवर इन सारी चीजों के लिए चेक करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। रैपिड और सिमिलर डिसोल्यूशन इन विट्रो स्टडी में जो होगा, बीसीएस क्लासिफिकेशन की हाई सॉल्युबिलिटी हाई परमेबिलिटी को भी ऐसे फार्मास्यूटिकल अप्रोच जिससे कि उसकी रिलीज को रोका जा सके उसके लिए होगा। अच्छी थेरापेटिक विंडो मिले। थेरापेटिक विंडो के बारे में अगर आपको कोई क्वेश्चंस क्वेरी हो कि क्या होती है तो आप मुझे बताइएगा, मैं डेफिनेटली उसे बताऊंगा कि क्या होती है। क्योंकि थेरापेटिक विंडो इज अबाउट मीन्स कि जब कोई ड्रग एडमिनिस्टर होती है तो जैसे ही वो ऑनसेट ऑफ एक्शन दिखाती है, मतलब एक्शन जब शुरू होता है तब से लेकर के जब तक वो शरीर के अंदर है उसका एक ग्राफ उसका तैयार होता है। अगर हम एक्सेस के हिसाब से देखें तो जहां से उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन शुरू हुआ वहां से लेके जो उसका ग्राफ जा रहा है, यानी कि जब इस पॉइंट पर जहां पे ड्रग ने अपना शरीर में एक्शन दिखाना बंद कर दिया वो उसका एक्सक्रीशन पार्ट है, तो इसके अंदर का जो पूरा एरिया होता है इट इज कॉल्ड एज दी थेरापेटिक विंडो। तो ये जितनी बड़ी होगी तो वही इसका मतलब होगा कि उतना देर उसने शरीर में बिताया। तो बायोवीवर दृष्टिकोण से ये बेहद इंपॉर्टेंट है कि थेरापेटिक विंडो अच्छी बड़ी रहे। दूसरा ये कि एक्सिपिएंट्स कम से कम इस्तेमाल हो फार्मास्यूटिकल अप्रोच में, क्योंकि ज्यादा हम अवॉइड करेंगे कि केमिकल शरीर में जाए। तो इन द एंड हम अब आएंगे कंक्लूजन के ऊपर, निष्कर्ष वर्डिक्ट की बीसीएस क्लासिफिकेशन की क्या उपयोगिताएं हैं, क्या महत्वताएं हैं। जो सबसे बड़ी है कि वो ये कि
फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट का इन वाइवो स्टडीज को कंडक्ट करने से वो बचाता है। काफी हद तक सही एक्यूरेट रिजल्ट्स हमें कैटेगरी के जरिए मिल जाते हैं, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट है डिसोल्यूशन टेस्टिंग, क्योंकि डिसोल्यूशन टेस्टिंग बॉडी के अंदर कैसा परफॉर्म करेगी वो हम इट्रो देख सकते हैं और उसे कोरिलेट भी कर सकते हैं। सेकेंडली, बायोवेवर टूल है, उसने काफी एक अवेयरनेस जनरेट करी है बायोफार्मास्यूटिकल का कैरेक्टराइजेशन करने के लिए, जो कि नए मॉलिक्यूल जब आएंगे तो नए मॉलिक्यूल्स में हम ये सारे टेस्ट इन विट्रो लगा करके उसको ऑटोमेटिकली उस श्रेणी में डाल देंगे कि किस क्लास में जाएगी, और जिससे काफी हद तक ये स्पष्ट हो जाता है कि इस पर हमें एक्स्ट्रा एफिशिएंट मेहनत करनी है या नहीं करनी है। क्योंकि एक ड्रग की जो डिस्कवरी होती है वहां से लेकर के उसके मार्केट में आने तक लगभग मिनिमम उसमें 14 साल लग जाते हैं। तो इस पूरे स्पैन को भी बहुत असिस्ट करता है, बहुत मदद करता है बीसीएस क्लासिफिकेशन अलोंग विथ द इम्पोर्टेंट असिस्टेंस ऑफ बायोवेवर। तो इसकी वजह से बीसीएस क्लासिफिकेशन का जो फ्यूचर है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत अहम रहेगा, और बहुत सारे इसमें इनोवेशंस और मॉडिफिकेशंस आएंगे, जिससे कि 14 इयर्स के स्पैन को कम किया जा सके और जल्द से जल्द नए नए मॉलिक्यूल्स मार्केट में लाए जा सकें। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप आपको बीसीएस क्लासिफिकेशन की महत्वताएं उपयोगिताएं थोड़ी हद तक कुछ स्पष्ट हुई होंगी। आपकी कोई भी क्वेरी, क्वेश्चंस, कमेंट्स कुछ भी हो, आपका जो हो आप कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो इसके आगे का पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।